अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स द सिद्दीकी पॉडकास्ट। और आज का शो और आज का पॉडकास्ट बड़ा ही स्पेशल है। उसकी वजह यह है कि आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे बड़े करीबी और अज़ीज़ दोस्त हैं, जिनकी वजह शोहरत और पहचान कहीं ना कहीं सिंगिंग है और लिटरेचर है। एक ख़ास कम्युनिटी में वो बहुत मकबूल भी हैं और जितने मर्ज़ी मकबूल हों वो इस चीज़ को मानने से या फिर इस चीज़ का चर्चा करने से ज़रा आरी रहते हैं। तो मेरे साथ हैं मेरे दोस्त हैदर इकबाल। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। कैसा सफ़र रहा आपका लाहौर का? थोड़ा मुश्किल था लेकिन हो गया। तो आप मुझे बताइए कि हैदर इकबाल कौन है? मुझसे पूछते हैं तो एक आम सा इंसान है जो कि रावलपिंडी से बिलोंग करता है, जिसको लोग जॉन के हवाले से जानते हैं, जॉन की गज़लियात गाने के हवाले से जानते हैं। अच्छा, मैंने नोट किया है कि एक ख़ास तबका जो लिटरेचर के करीब है उसमें आप काफ़ी मकबूल हैं। तो इसकी वजह लिटरेचर है या जॉन है? इसकी वजह जॉन है। अच्छा। इसकी वजह जॉन कह सकते हैं आप। मेरा लिटरेचर से उस हवाले से इतना ताल्लुक़ नहीं कह सकते आप। हाँ, लेकिन एक अदबी हल्का है जहाँ पर आपको जाना जाता है। हाँ, उसकी उसकी वजह जॉन ही है, क्योंकि जॉन इस वक्त मकबूल है। हाँ, जॉन एलिया। जॉन एलिया जो है वो इस वक्त ज़ाहिर मकबूल शायर है। हाँ तो हर हल्का जो भी शायर है उनको पढ़ता है। तो जब कभी जॉन के हवाले से कहीं नाम आता है तो या कहीं ज़िक्र होता है तो कहीं ना कहीं मेरी गज़लियात का ज़िक्र भी हो जाता है, तो इस हवाले से लोग ज़्यादा जानते हैं। वैसे मेरा लिटरेचर से कोई इतना ज़्यादा वास्ता नहीं। अच्छा, जॉन एलिया के साथ आपका क्या ताल्लुक़ है, क्या तारुफ़ है और क्या एक ज़माना है जो साथ चलता है जब भी जॉन एलिया का नाम आपके साथ जुड़ता है या आपका नाम जॉन एलिया के साथ जुड़ता है? जॉन एलिया यूं कह लें कि हमारी एक ज़िद थी। ज़िद यूं थी? यूं कह लें, बिल्कुल जॉन एलिया ज़िद थी। लिटरेचर का शौक़ था, शायरी का शौक़ था। तो लेकिन तब शायरी पढ़ने के हवाले से हमें वसी शाह ही दस्तयाब थे, उसी की शायरी समझ आती थी। तकरीबन कितनी पुरानी बात है ये? ये 2010 की बात है। अच्छा, ये 2010 2010। 2010 की मतलब बात 13 साल हो गए हैं आपको अपनी मतलब गज़लों से जुड़े हुए या जॉन से जुड़े हुए। जी, ये कह सकते हैं। लेकिन जॉन के साथ अचानक से ताल्लुक़ बना था। यही लिटरेचर में, चूँकि वो नया-नया दौर था, तब इतनी उम्र भी नहीं थी, शायरी पढ़ने का शौक़ था, लेकिन शायरी की कोई मतलब कि समझ-बूझ ज़्यादा नहीं थी हमें। तो लेकिन बस वही एक वो जो चीज़ होती है कि जिसने मोहब्बत करनी है, उसने शायरी भी करनी है, तो हम भी उसी में डूबे हुए थे। बस वहीं से गिरते-गिरते अचानक से जॉन साहब सामने आ गए। तो वो एक एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ थी जॉन। हमने शायरी पढ़ी थी वसी शाह की, परवीन शाकिर की। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई पहले से बहुत लिटरेचर में मतलब कि था, मुझे शौक़ था कि मैंने कोई अदबी लोगों को पढ़ रखा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जॉन से शनासाई अचानक से हो गई, तो बस वहीं से आगे निकलते वो एक ज़िद सी बन गई तब। अब तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन तब क्योंकि जॉन जब ये गालिबन 2012 की बात है, जब थोड़ा बहुत जॉन फैलना शुरू हुए, सोशल मीडिया का दौर था ये। जी। तो तब तो जॉन को कोई ज़्यादा हवालों से लोग जानते भी नहीं थे। मतलब इतना कि कभी-कभी मैं अपनी प्रोफ़ाइल पे कभी पोस्ट किया करता था जॉन का शेर, तो लोग पूछते कि भई यार, ये कौन से शायर हैं जिनकी तुम शायरी का तर्जुमा यहाँ पे पब्लिक पोस्ट में कर इतने रहे हो? मकबूल नहीं थे। बिल्कुल भी नहीं थे। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि जॉन के हवाले से ये बात मशहूर है कि उनको जो मकबूलियत मिली है या शोहरत मिली है वो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा मिली है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बात बिल्कुल, इसका तकरीबन सारा का सारा क्रेडिट जो है वो खालिद अहमद अंसारी को जाता है। इसको? क्योंकि खालिद अहमद अंसारी, अच्छा, जो कि मैं समझता हूँ कि जॉन अगर मकबूल हुए हैं तो उनमें ये उनके दोस्त थे, ये उनके आप शागिर्द कह सकते हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले। बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बेइंतहा मोहब्बत जो नज़र भी आती है। जॉन की ज़िंदगी में तो देखें, जॉन का एक ही मजमूआ शाया हुआ, शायद शायद। शायद। बाकी दूसरा जो मजमूआ था वो तकमील के मराहिल था कि जॉन की डेथ होगी। अच्छा, इसका ज़िक्र उन्होंने कई बार अपने मुशायरे में भी किया है कि मुझे जो सबके सामने लाने वाला शख्स है, जी, जी। वो यही है। नहीं, नहीं, वो किसी और का नाम लेते थे। अच्छा। वो उनके करीबी लोगों में जो थे, सलीम थे, सलीम हाँ जी। जाफ़री थे, शकील आदिलज़ादा थे, जो उनके करीबी लोगों में थे।
लेकिन खालिद अहमद अंसारी आप यूँ कह लें कि उनके एक स्टूडेंट थे, उनके स्टूडेंट थे, तो वो उनके साथ रहते थे, उनके मोहल्ले में रहते थे, तो उनके सही। साथ जॉन जॉन के साथ उन्होंने बहुत वक्त गुजारा, और उनके पास ही सारा कलाम महफूज रहा जॉन की मतलब कि वफ़ात के बाद। उन्होंने इकट्ठा किया, उन्होंने समेटा, उन्होंने इसको पब्लिश करवाया। तो मेरे ख्याल में टोटल जो क्रेडिट जाता है वो खालिद अंसारी को जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी अट्रैक्शन क्या बनी, मतलब जॉन के हवाले से आपको जॉन की क्या बात अट्रैक्ट की जिसकी वजह से आपका एक शगफ बना या आपको वो अच्छे लगे? मेरे ख्याल में कि आज से पहले जो शायरी पढ़ी हुई थी हमने, उसमें महबूब या चाँद, सितारे, इस तरह की चीज़ों का हमने ज़िक्र सुना होता बहुत ज़्यादा। लेकिन जॉन को पढ़ने के बाद अचानक से एक हैरानकुन तौर पे मतलब ये चीज़ सामने आई कि यार ये शायरी ऐसी भी होती है। मतलब कि वो इंसानी कैफ़ियत को, मतलब ये कह सकते हैं कि इंसानी कैफ़ियत की बेहतरीन तर्जुमानी जो करती है वो जॉन की शायरी करती है। मतलब वो अपने मोमेंट्स का शायर है। ऑब्जर्वेशंस का। बिल्कुल, मोमेंट्स का, छोटे-छोटे मोमेंट्स का शायर है, जिनको हाँ। ऐसी कैफ़ियत, जिनको मतलब आप दिन भर में इग्नोर कर देते हैं, जिनको भी आप फ़ील नहीं करते, उनको फ़ील करके अपने लफ्ज़ों में उतार देते हैं। ये उनकी सबसे खूबसूरत चीज़ थी, ये सबसे खूबसूरत। अच्छा हैदर भाई, मुझे ये बताइए कि आप जॉन को कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, और क्या सिर्फ उसी सदी का इंटेलेक्चुअल समझते हैं या फिर आज के दौर में भी उसकी जो दूरंदेशी है उसको मानते हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जॉन दरअसल इस सदी का शायर, मतलब अब उससे होना चाहिए था। अच्छा। उसने बहुत पहले की शायरी जो है, मतलब अभी की शायरी जो बहुत पहले कर ली। मतलब जॉन को आप कह सकते हैं चालाक शायर था। अच्छा। उसको मालूम था, मतलब इतना चालाक था जो खुद अपने बारे में ये बात कहता है कि ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल ये देखियो, इसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। वाह। मतलब ये उस दौर की बात है जब जॉन इतना फैला नहीं हुआ था, जब जॉन एक कराची के एक छोटे से हल्के तक महदूद थे। ये उन दिनों की बात है। तब जो जॉन ये बात कह रहे हैं, मतलब वो इतना चालाक शायर था, उसको पता था कि बाद में जाके मेरी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जाएगा, लोग मुझे सुनेंगे, मुझसे कनेक्ट होंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जॉन एलिया में खुद पसंदी का एलिमेंट कुछ ज़्यादा था आम शायरों की निस्बत? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो जॉन ने तो खुद अपनी नफ़ी की है। आप उसकी शायरी उठा कर देख लें, अच्छा। उसने, हाँ, उसने अपनी खुद की ज़ात की नफ़ी की है। जैसे ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगता। अच्छा हैदर भाई, आपकी जो वजह शोहरत या वजह पहचान कहीं ना कहीं जॉन की वो गज़लियात हैं जो आपने कंपोज की हैं और कही हैं, तो ये कंपोजिशन का सिलसिला पहले बना या फिर सिंगिंग का पहले बना, ये क्या सिलसिला रहा? ये दोनों अचानक से बनी। मतलब अच्छा। मुझे कभी नहीं मालूम था कि मैं सिंगर हूँ बाकायदा। हम्म। अच्छी आवाज़ कह सकते हैं कि जैसे नॉर्मल आवाज़ होती है, लेकिन मुझे कभी नहीं लगता कि मैं कभी गा सकता हूँ। ये जॉन को जब पढ़ना शुरू किया तो वो एक चीज़ महसूस हुई कि यार ये शायर तो बहुत खूबसूरत शायर है, लेकिन ये बहुत कम लोगों तक पहुंचा है, इसको ऐसे ही है। फैलना चाहिए, ऐसे ही है। बढ़ के फैलना चाहिए। तो मुझे याद है अच्छी तरह से कि अब तो जॉन सोशल मीडिया पे बहुत फल फूल गए हैं। जी। जॉन के और सेमिनार बच्चा होते बच्चा हैं। नाम जानता बिल्कुल, बच्चा बच्चा जानता है, और बच्चे बच्चे की कवर फोटोज़ में जो है जॉन के है। अशार लगे हुए हैं। लेकिन तब इतना नहीं था। मुझे याद है 2013 या 14 की बात है। तो जो जॉन चूंकि कराची के शायर है, सिंध के, तो जब जॉन की बरसी आई तो मैंने पहली बार न्यूज़पेपर के अंदर एक इदारिया पढ़ा जॉन के हवाले से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि यार जॉन, मतलब कि ये न्यूज़पेपर के अंदर किसी ने जॉन के हवाले से लिखा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तब करीब करीब लोगों में भी मैं ऐसा फील करता था कि मेरे एक ही दोस्त होते थे जिनके साथ मेरी डिस्कशन होती थी जॉन की शायरी को लेके। बाकी करीब करीब कोई नहीं जानता था कि जॉन कौन है, कैसा है। तो यही एक चीज़ फील हुई कि यार इस शायर को फैलना चाहिए, तो मुझसे क्या हो सकता है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि यार आवाज़ थोड़ी बहुत अच्छी है, क्यों ना इसकी जॉन की शायरी को कंपोज किया जाए। और कंपोज करने में जो सबसे मुश्किल मरहला था मेरे लिए, आमतौर पे मैंने भी गज़ल का जब भी कोई लफ्ज़ दिमाग में आता है तो वो आपके दिमाग में तबला, हारमोनियम, फ्लूट, इस किस्म की चीज़ें आती हैं। मतलब सुकून के लिए गज़लियात गाई जाती हैं। हमने हमेशा वही सुने, जितने भी गज़ल के बड़े बड़े सिंगर हैं तो ऐसे ही गज़ल को पेश करते थे। लेकिन मेरे यहाँ ये था कि मैंने ये सोचा था कि जॉन चूंकि एड्रेस कर रहा है नौजवान नस्ल को, उसको कनेक्ट करता जा रहा है ऐसे ये, ही है। तो कुछ ऐसी चीज़ और ऐसी ऐसी तरह से बनाई जाए जो कि उनको अट्रैक्ट करे। तो उसके लिए मुझे मतलब पॉप स्टाइल में, रॉक स्टाइल में जॉन को गाना था।
थोड़ी जिद्दत लेके आनी थी, उस जिद्दत अंदाज लेके आनी थी। हाँ, को। एक जिद्दत। नया अंदाज। मकसद ये था कि उनको उन तक जॉन पहुंचे। अगर हम्म। मेरी चीज़ उनको पसंद आएगी तो जाहिर है वो लिरिक्स तक जाएंगे कि किसने लिखा है, तो वो जॉन तक जाएंगे। हाँ। और टारगेट मेरा यही था। मुझे लगता नहीं था कि मैं इसमें कामयाब कभी हो पाऊंगा, लेकिन अब मैं कभी लोगों की बातें सुनता हूँ तो खुशी होती है कि जब लोग कहते हैं कि यार हमने आपकी वजह से जॉन को पढ़ना शुरू किया, तो खुशी होती अच्छा, अभी एक ताज़ा जो शायरों की आप कह लें कि कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर एक अलग बहस छिड़ जाती है या एक अलग बात छिड़ती है। कुछ लोग तो जॉन के शायर होने पे ही सवाल उठा देते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? है। ये वही लोग हैं जो जॉन की ज़िंदगी में जॉन के इर्द गिर्द रहे हैं। मतलब कि हम्म। जॉन एक वाहिद ऐसा शायर है जिसने जिसने अपना मकाम खुद बनाया है। आप देख लें, हम्म। फैज़ को देख लें, आप दीगर शोरा को देख लें, उनकी आज तक सेमिनार होते नज़र आएंगे आपको। हम्म। उनको अ, प्रमोट करने के लिए बहुत पहला ज़्यादा कोशिशें होंगी। बहुत ज़्यादा कोशिशें होंगी। लेकिन जॉन एक वाहिद शायर है जो खुद तो जिनका इंतकाल हो गया, वो मरने के बाद मशहूर हो रहा है, ये वाहिद शायर है। हाँ। तो वो खुद तो मौजूद थे ही नहीं, तो ये अपने बलबूते पे जो शायर ऊपर आया है, ये वो हम्म। वाहिद शायर है। आप इसको नहीं रोक सकते। हाँ। तो वो लोग पहले भी मौजूद थे, वो लोग आज भी मौजूद है, लेकिन जॉन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। हाँ। अच्छा, आपको आपके नज़दीक जॉन की कौन सी ऐसी गज़लें हैं जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हैं, और उसकी क्या वजह है? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। कभी कोई अगर ये इस तरह से सवाल है, कोई पूछ ले मुझसे कि यार जॉन का आपको सबसे अच्छा शेर कौन सा लगता है, उसकी मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छी बात ये है कि अगर एक शेर मैं आज पढ़ूंगा मुझे अलग मज़ा देगा, लेकिन वही शेर अगर मैं एक महीने बाद पढ़ूंगा मुझे अलग से मज़ा देगा। अच्छा, जैसे कि जैसे कि आप वो एक गज़ल है कि बड़ा एहसान हम फरमा रहे हैं कि उनके ख़त उन्हें लौटा रहे हैं, वाह। नहीं तरके मोहब्बत पर वो राज़ी, क़यामत है कि हम समझा रहे हैं। वाह। वो एक और शेर था, तेरी बाहों से हिजरत करने वाले नए माहौल में घबरा रहे हैं, वाह। तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगे तुम। वाह। मतलब ये ख्याल देखें कितना खूबसूरत है हाँ। कि तुम्हें चाहेंगे जब छिन जाओगी तुम, अभी हम तुमको अर्जा पा रहे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जॉन अपने अंदाज में मुनफरिद इसलिए भी है कि एक बेनियाजी है उसकी, मतलब उसके कलाम में, कि वो कहता है कि हो तो ठीक है, नहीं हो तो ना, बिल्कुल। या अगर हो भी तो मेरे हिसाब से हो तो ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सी जगहों पे और बहुत से मुशायरों में मैंने ऐसा देखा कि जॉन की पर्सनैलिटी एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी, कि मतलब अगर वो मुशायरा पढ़ रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को किसी भी अंदाज से डोमिनेट करना है बाकी जो शुरा हैं या फिर जो मेहमान शायर हैं उनसे। और मैंने कई वाक़यात ऐसे भी सुने हैं कि मतलब अगर उन्होंने देखा है कि एक खातून शायरा जिन्होंने अच्छा कलाम पढ़ लिया है, तो उसके बाद उनकी बारी आई है और उनको ऐसा लगा कि इसने एक बड़ा अच्छा असर छोड़ दिया मुशायरे पे, तो उसके ऊपर ही शेर कह दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। वो बोल के वाक़या वो इस तरह से है कि हमने भी सुन रखा है कि एक मुशायरा था, तो उससे कबल उनकी जब उन्होंने मुशायरे के लिए आना था, हाँ। उससे पहले जो है परवीन शाकर अच्छा। आ गई मुशायरे के लिए। तो उन्होंने अपने अशार वगैरह पढ़े, तो तब परवीन शाकर का एक दौर गुजरा है पूरा। तो हाँ, अच्छी भली फैन फॉलोइंग और बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, तो वो पूरा मजमा जो है वो एक किस्म एक का करिश्मा था उस टाइम। हाँ, उन्होंने अशार अपने पढ़े, तो वैसे भी करिश्माती शख्सियत थी उनकी, तो पूरा मजमा चार्ज हो गया। अब एक शायर के लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा मुश्किल किस्म का टास्क होता है कि खासतौर पे जॉन साहब के हाँ, लिए। कि उससे पहले कोई आए तो हाँ जी। पूरे मजमे को चार्ज कर जाए, और फिर उस बाद में उसने आना है, उसको उसने मेला लूट ले, हाँ, मुशायरा लूट ले। और उसको कैरी करके रखना है। अगर कम हाँ। से कम मजीद ऊपर ना लेके जाए तो कैरी करके रखना है। हाँ। तो हमें तो जो सुनने में आता है कि जॉन ने उसी वक्त, उसके बाद जॉन का नंबर था, तो उन्होंने कथा लिखा कि जो रानाई निगाहों के लिए फिरदौस से जलवा है, लिबास मुफलिसी में कितनी बेकीमत नजर आती है। वाह। यहाँ तो जाज़बियत भी है, दौलत ही की परवरदा, ये लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नजर आती है। तो मतलब ये उन उस वक्त बैठ के जो है ये लिखा परवीन शाकिर के लिए, तो मतलब वो कहते हैं कि मजमा तो मुकम्मल झूम उठा कि यार ये किस किस्म की, तो वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी उनकी थी, वो रहना चाहते थे। आप उनके मुशायरों में देखें, किसी भी वो सर पीट रहे हैं, हाँ, एक किसी भी अदाकारी भी कहीं हद तक कह सकते हैं इसको। लोग कहते हैं कि अदाकार शायर था, तो मैं ये समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट अदाकार नहीं हो तो और कौन होगा, शायर अदाकार नहीं हो तो क्या होगा। अच्छा, ये बात तो मानने की है कि जॉन साहब जो थे उनकी अपनी पर्सनल लाइफ जैसे भी थी, हम्म, लेकिन लोग उनकी शायरी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। ठीक है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही और है। बहुत सी एक जो नौजवान नस्ल है वो उनकी पर्सनालिटी को भी बहुत एडमायर करती है, लेकिन हाँ, शायद उनको ये मालूम नहीं है कि
उनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं थी, या फिर ऐसी नहीं थी जो कि आइडियलाइज हो। बिल्कुल, ये कह सकते हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता अच्छा हैदर भी, एक चीज़ बड़ी मुनफरिद है जॉन के हवाले से कि जॉन ने बाकायदा कुछ खवातीन का नाम लिया अपने मुशायरों में, कभी फारिया का, कभी किसी का। तो इसकी कोई हकीकत भी है या एक अफसाना है या क्या है ये? अच्छा, जहाँ तक अब क्योंकि मेरे लिए जॉन के हवाले से बात करना, इसलिए मैं हमेशा से कोई भी अगर मुझसे जॉन के हवाले से बात करता है, जॉन की पर्सनैलिटी के हवाले से बात करता है, तो मैं किनारा कश रहता हूँ, क्योंकि मैं जॉन के साथ रहा नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उनको, मैं उनकी ज़िंदगी हाँ में मज़ीद मैं जानता नहीं उनको, हाँ, तो ये मैं बात इसके बारे में दुरुस्त है। कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो सुन रखा है कि जॉन को पे से शुरू होने वाले नाम बड़े पसंद है। जैसे अच्छा जॉन अपने बारे में जॉन फोज़वी कहते थे। अच्छा। तो हाँ, जॉन। जैसे जॉन फोज़वी। अच्छा तो ये फारहा नाम भी उनको पसंद था। कोई एक ख़ास लड़की नहीं थी को फारहा। ये आप ये कह अच्छा अच्छा, सकते हैं कि ये मुख्तलिफ अदवार में जो एक कैफियत कह लें आप, हाँ, एक ख़याली एक ख्याली। ख़याली तसव्वुर कह सकते हैं कि वो एक जिस पे वो फिट बैठता था, वो उसको फारहा कह के पुकारते थे। हाँ तो ये कोई एक लोग ये समझते हैं कि वो ख़ास किस्म की कोई पर्सनैलिटी थी जिसके बारे में उन्होंने सब ये नज़्में कहीं, ये शायरी की, ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख़्याल में। ये मुख्तलिफ अदवार में जो लड़कियाँ उनकी ज़िंदगी में आईं, जो महबूबाओं की शक्ल में, वो उनको फारहा कह के पुकारते सही। अच्छा, आपने जॉन की बहुत सी गज़लें कंपोज की, उसके बाद आपने अपने भी कलाम लिखे और कंपोज किए। तो आपको ज़्यादा जो आपकी ऑडियंस है वो किस हवाले से ज़्यादा पसंद करती है, आपके अपने कलामों की वजह से या जॉन के हवाले से? हैं। ऑडियंस की तो बात ना ही करें तो बेहतर है। ऑडियंस तो मतलब यूँ है कि वो आज एक कलाम मैं जैसे ही डालूँगा, तो लोग तो फिर लोग हैं ना, वो नहीं समझते। तो जैसे ही आज कलाम डालूँगा तो लोग नीचे कमेंट्स करेंगे कि यार और कलाम डालो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जॉन की गज़लें गाओ। लोग इस मोहब्बत करते हैं, लोग नहीं समझते कि एक ट्रैक है, उसको आने में बड़ा टाइम लगता है। हाँ तो वो चाहते यही है कि मैं सिर्फ़ जॉन को गाऊँ। हाँ। और इसके अलावा मैंने ऐसा नहीं कि मैं जॉन के अलावा कुछ कोशिश नहीं की गाने की, मेरे अपने ट्रैक भी हैं। लेकिन लोगों ने उनको पसंद नहीं किया। कुछ हम्म। खुद भी मेरा दिल मतलब हाँ, जी नहीं आज रहा। खुल के बातें होनी चाहिए ज़रा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे जो मेरे करीबी लोग हैं मुझसे कहते हैं, कि यार आप जॉन से भी निकलें बाहर, कुछ और भी गाएँ, किसी और को ट्राई करें, अपने ट्रैक गाएँ। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि मुझे भी पर्सनली जॉन के अंदर ही फ़ील आती है। जो जॉन से मैंने स्टार्ट किया था, उसी को कंपोज़ करना शुरू किया, उसी को गाना शुरू किया। तो एक वो कोई 8-10 साल की ना फ़ील, एक रच बस सी गई है अपने अंदर, उसकी ग़ज़लियात की, शायरी की। अब किसी का हम क्या गाएँ? मैं किसी और की ग़ज़ल गाऊँगा तो वो एक फीका-फीकापन सा लगता है, वो फ़ील नहीं होती। अच्छा अच्छा हैदर भाई, जहाँ तक बात है ऑडियंस की, वहाँ पर तो एक आप कह लें कि बहुत ज़्यादा तादाद उन लोगों की भी मैं अक्सर देखता हूँ जो आपको एक ही जॉनरा पे रहने पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप के ऊपर एक कह लें छाप है कि आप एक ख़ास मखसूस तरीके से गाना गाते हैं या फिर कंपोज करते हैं, तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? ये तो बड़ा ही मज़ेदार किस्म का सवाल उठा के ले आया। वाक़ई में ये बात दुरुस्त है। लोग ये जो तनकीद आप कह सकते हैं, तनकीद करते हैं इस बात पे कि यार मैं एक ही स्टाइल से गाता हूँ, हम्म। या मैं डिफरेंट तरह से गाने की कोशिश नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं है कि अब मैं अगर मिसाल के तौर पे गाने वाला हूँ, या मैं कंपोज़र हूँ, या मैंने कोई चीज़ तख्लीक की है, तो हम्म। मैं ऐसा नहीं हो सकता मैं कोई कुछ डिफरेंट तरीके से कोशिश ना करूँ उसको निभाने की, या किसी और स्टाइल में गाने की कोशिश ना करूँ। मैं ट्राई ज़रूर करता हूँ, मैंने ट्राई की भी, लेकिन वो एक एक फ़ील है जो बन चुकी है जॉन के हवाले से या ग़ज़लियात के हवाले से, हम्म। कि मैं उसी स्टाइल के अंदर, उसी फ़ील के अंदर रह के गाना चाहता हूँ, उन्हीं कोर्स के अंदर रह के गाना चाहता हूँ। मतलब ये गो आपकी अपनी चॉइस है? हाँ, मेरी अपनी चॉइस है। गो अच्छा, के बाय चॉइस है। हाँ, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। मतलब यूँ समझ लें कि अगर गायकी के कवानीन के मुताबिक जाया जाए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि आप एक ही स्टाइल से गाएँ, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि मैं ये भी गा सकता हूँ, मैं इस स्टाइल से भी गा सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है, या ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मैंने कुछ अचीव करना है या क्या, मतलब ये मैं अपनी फ़ील के लिए अच्छा, गाता हूँ। मैं हैदर भाई बतौर आर्टिस्ट की हैसियत से ये समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट की, चाहे वो सिंगिंग में हो, चाहे वो आप कह लें फोटोग्राफी में हो, फिल्म मेकिंग में हो, लिखने में हो, उसका एक मखसूस अंदाज ही होता है जो उसकी यूएसपी होता है। हाँ, ठीक बिल्कुल है। ऐसे ही। हाँ, और वही उसकी वजह शोहरत भी होता है और वजह पहचान भी होता है। हाँ, मिसाल के तौर पर कोई एक कंपोजर है या फिर एक आप कह लें कि सिंगर है, आपको उसके काम से ही पता चल जाएगा कि उसका काम है। बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। चाहे उसका हाँ, नाम उसके साथ जुड़े या हाँ, ना जुड़े, लेकिन जब भी आप कोई कोड सुनेंगे आपको लग जाएगा कि यार ये उसकी फील है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कोई वो एक
जो स्पेसिफिक मेरा स्टाइल है, जो हम्म। जिसके ऊपर मतलब तनकीद की जाती है, मैं अगर उससे बाहर निकलता हूँ तो मुझे खुद फील नहीं आती। तो जब मुझे खुद फील नहीं आएगी तो मैं फिर वो उस चीज़ को निभाऊंगा कैसे और पब्लिक के सामने हाँ, कैसे पेश करूंगा। मतलब उसकी ओनरशिप है ना आपके। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पहली मैंने गज़ल गाई, ऐसी बात नहीं कि उसको पहली गज़ल को ही सराहा गया। हम्म। आज अगर कोई थोड़े बहुत लोग मुझे पहचानते हैं या मोहब्बत करते हैं, तो वो ये एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ बनी है। तो हम्म। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मतलब एकदम से चीज़ हुई है, बहुत सारे लोगों का हाथ है इसमें। एक तो जो पहली गज़ल मैंने गाई थी अपनी, जी। तो उसको जब तुम मेरा दुःख बाँट रही हो, जो सबसे पहली गज़ल थी, तब वो पब्लिक की, तो वो बहुत गालियाँ पड़ी थी। क्यों? बहुत शदीद किस्म की गालियाँ, मतलब लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि गज़ल को इस तरह कौन हाँ। गाता है? ये अच्छा, डिस्टॉर्शन वो गिटार प्ले हो लोग रहा है। जिद्दत को या तब्दीली को जल्दी वो तस्लीम नहीं करते। हाँ, लेकिन मैं ज़िद्दी वाक़या हुआ, मतलब मैं हाँ। हटा नहीं इस बात से। मैंने कहा ठीक है, मैं करूँगा, मैं तो इसी तरह करूँगा। तो मुझे इस चीज़ की लालच नहीं थी कि कोई व्यूज़ मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी चाहिए या मैंने कोई शोज़ वगैरह करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हम्म। था। मतलब मैं जैसे मैंने बताया कि टारगेट ये था कि यार जॉन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। अगर मेरी हम्म। आवाज़ लोगों को पसंद आ जाती है, अच्छी लगती है, तो फिर लोग जॉन की शायरी तक भी जाएँगे। तो हाँ। वही पहली एक गज़ल थी। पहली गज़ल के बाद जब नहीं लोगों ने उसको तस्लीम किया, मैंने दूसरी गज़ल बनाई। फिर हाँ। करते-करते उम्र गुज़ार दी, जो तीसरी गज़ल थी जो मेरी, हाँ। वो जब लोगों की कानों में पहुँची, वहाँ से थोड़ी पज़ीराई स्टार्ट हुई। लोगों ने हम्म। सराहना शुरू किया कि एक डिफरेंट चीज़ है, ऐसे भी गाया जाता है गज़ल को। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो सिर्फ़ कंपोज़िशन होती थी। मैं जब 2012 में मैंने गाना शुरू किया, 2013 में शायद। हम्म। तो इसमें अगर मैं क्रेडिट देता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों का हाथ है इसमें। मेरे जो गायकी का सफ़र है मेरी, देखिए इसमें नोरेज़ मुनीर हैं, उनका मैं अच्छा, नाम लेना चाहूँगा। एक कंपोजर है, बिल्कुल, म्यूजिक डायरेक्टर बिल्कुल, है। बिल्कुल। मेरी जितनी भी ग़ज़लें हैं, आप कह लें फारिहा, बड़ा नफीस इजाज़त, काम। उम्र गुज़ार दीजिए, जैसे लिज़रून की ग़ज़ल होगी, इसके हम्म। अलावा इजाज़त, ये जितने भी जो जिन ट्रैक्स ने मुझे बनाया, हाँ, जो ये वो ट्रैक पहचान है जो आपकी। मेरी पहचान है, जो मेरी हम्म। पहचान है, ये ट्रैक सारे ही उन्होंने तैयार किए। मतलब सही। मैं कंपोज़िशन लेके चला जाता था उनके पास, और मैं सिर्फ़ अपनी कंपोज़िशन उनके सामने पेश करता था कि यार ये मेरे पास ये चीज़ है। मुझे कोई नाव-वाव नहीं थी कि यार ये म्यूज़िक कैसे बनाया जाता है, म्यूज़िक की फ़ील कैसे बनाई जाती है, कैसे रखा उन्होंने जाता है। आपको संवारा। बिल्कुल, मैं एक कंपोज़िशन लेके जाता था, वो निखारते थे। उसको जो चार चाँद लगाने वाली जो बात है, वो नूरेज़ मुनीर की, वो आज भी उनके साथ कायम है। अब तो हम्म। ख़ैर वक़्त इतना मिल नहीं पाता कि उनके पास जाके ट्रैक किया जाए, कुछ वो भी मसरूफ़ हो गए हैं, लेकिन आज भी जब वो ट्रैक करते हैं, तो चार चाँद लगाते हैं। तो इसमें उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। लोगों का एक ज़हन है और एक पर्सपेक्टिव है कि जब भी कोई शायरी करता है तो उसके पीछे कोई मोहब्बत होती है, कोई टूटा हुआ दिल होता है। और इसी तरह कोई जब बंदा सिंगिंग करता है, ख़ास तौर पे जब वो ऐसे गीत गा रहा हो जो दुख से जुड़े हों या गम से जुड़े हों, नाउम्मीदी से जुड़े हों या बेपरवाही से या लापरवाही से जुड़े हों, तो कहीं न कहीं उसका दिल टूटा। तो इसमें कई हद तक सच्चाई है या? नहीं, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि एक उदासी है ना, उदासी तो इंसान के अंदर है। उदासी बाज़ इंसान, मतलब इंसान ये समझता है कि उदासी सिर्फ़ शायद मोहब्बत की वजह से, या हाँ। किसी लड़की की मोहब्बत, महबूब की मोहब्बत की वजह से ही उदासी हो सकती है। लेकिन उदासी किसी भी वजह से हो सकती है। अच्छा, उदास होना कोई अच्छी बात है? अच्छी बात है, मैं समझता हूँ कि उदासी बहुत ज़रूरी है। मतलब कि वो हाँ। आपको नई चीज़ों से रोशनास करवाती है, नई हाँ। चीज़ें तख्लीक होती हैं। मतलब आप ये कह लें कि जितनी भी मेरी ग़ज़लियात हैं, ये उदासी का ही नतीजा है, और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? मतलब उदासी में ही गाई जाती हैं, उदासी में ही बनाई हाँ। जाती हैं। उदासी किसी भी वजह की हो अच्छा, सकती है। क्या आप उदास हैं? हाँ, कह सकते हैं कि उदास उदास कह सकते हैं। तो इसकी वजह कोई मोहब्बत नहीं नहीं, है नहीं, या नहीं, टूटा हुआ दिल मोहब्बत नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सबके लोग ऐसा समझते हैं। मेरे बारे में लोग ऐसा समझते हैं, मतलब कि यार अगर ये शख्स, ये ट्रैक इसने बिलफ़र्ज़ इजाज़त ट्रैक इसने गाया, तो क्या वजह थी? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? हाँ। कौन-सी कोई लड़की थी कितना छोड़ के ब्रेकअप, चली गई कैसे थी? ब्रेकअप? हाँ, कोई दिल टूटा हुआ है, तो ऐसी कोई चीज़ें अच्छा, नहीं थी। मोहब्बत हुई है आपको कभी? कई बार हुई, रोज़ हो जाती है। ये तो ऐसा रोज़ हो जाती है। अच्छा, कितनी दफ़ा हो जाती है दिन में? मोहब्बत नहीं कह सकते आप, मुझे तो आज तक मालूम नहीं मोहब्बत क्या होती है जो होती है। अच्छा। मुझे तो आज तक इसी समझ नहीं कि मोहब्बत होती क्या है जो होती है। ये एक आप कह लें वाइब होती है, हुँ। जो कि एक एहसास है। हाँ, कई बार हुआ ऐसा। अच्छा, मोहब्बत तो कई बार हुई है, मोहब्बत का इज़हार कितनी बार हुआ है? मोहब्बत का इज़हार भी 1-2 बार हुआ है, जो कि नहीं उस होना चाहिए था। अच्छा,
ये जो इजहार हुआ है ये एक ही इंसान के साथ हुआ है या अलग अलग मुख्तलिफ मुख्तलिफ नहीं इंसानों के नहीं, साथ ये हुआ आप है? इसमें बहुत सारे इंसान काउंट कर सकते हैं, मतलब लोग हर अच्छा इंसान खुल की के बोले आप कोई ये मोहब्बत के बारे में कहता हूँ कि मोहब्बत इंसान की अपनी अपनी होती है, उसके मिजाज के ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ हम्म, इंसान की मोहब्बत ये है कि वो समझता है कि यार किसी मैंने एक शख्स से अगर मैंने मोहब्बत की तो दोबारा मुझे किसी और से मोहब्बत हो ही नहीं सकती और मुझे होनी भी नहीं चाहिए, कि वो ही एक इंसान मेरे लिए हाँ फाइनल हाँ था ऐसा वही। नहीं होना चाहिए। ऐसा हाँ, लोग लेकिन लोगों की राय है वो ये समझते हैं, कुछ लोग ये हम्म, समझते हैं कि भाई मोहब्बत एक नहीं एक से ज़ायद बार होती है, कुछ लोग ज़िंदगी भर एक ही इंसान से निकल नहीं पाते। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का बयानिया बेशक ये हो कि हाँ मोहब्बत एक होती है लेकिन करते वो कई बार है। हाँ, मानते नहीं है, वो मानते नहीं है। मानते नहीं है, हाँ, हाँ लेकिन वो मानते नहीं है। मानते नहीं है, चाहते हैं वो भी, हाँ चाहते लेकिन हैं। वो शायद अपने अंदर गिल्ट महसूस करते हैं इस बात का कि यार मैं अच्छा पुराने महबूब को बुला दे अब। अगर आप कभी कोई एक ऐसा किरदार या ऐसी शख्सियत जिससे आपको मोहब्बत हुई उसको उसका अगर आप खाका बनाते हैं तो उसमें वो ऐसी कौन सी चीज़ आपको नजर आती है जिसकी वजह से आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? उदास होना चाहिए उसको भी। अच्छा हाँ, उसको भी उदास होना चाहिए। ये उदास होगा तो वाइब बनेगी, वाइब बनेगी। हाँ अच्छा यानी कि खुश लोगों से आपसे आपको मोहब्बत नहीं हो बिल्कुल सकती। भी नहीं, मतलब कि हम नज़दीक भी नहीं जा सकते, मैं नज़दीक भी नहीं जा सकता। खैर अब तो कहते हैं ना उदास होने के लिए भी वक्त चाहिए, अब तो उदास होने के लिए वक्त नहीं है, मसरूफियात है ज़िंदगी, मसरूफ होती जा रही है दिन ब दिन, और पहले इन चीज़ों के लिए वक्त थे, और अब तो खैर। आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग है खास कोई कम्युनिटी में कुछ लोग हाँ, यकीनन होंगे। फॉल हाँ, होंगे, हैं भी। मैंने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी कि कौन है, कौन नहीं। आते हैं लोग, इनबॉक्स में आते हैं, सराहते हैं, मोहब्बत करते हैं, और मैं मोहब्बत का जितने इजहार भी करते हैं, मोहब्बत का इज़हार भी बात करता भी हूँ, करना चाहते बात भी होंगे, करना मिलना भी हाँ, चाहते होंगे। हाँ, लेकिन अब सब समझ चीज़ें रहे तो हैं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन वो सब चीज़ें पूरी तो नहीं की जा सकती। हाँ मेरी बिल्कुल। बात है कि लोग अ, इनबॉक्स में आते हैं, सराहते हैं, लेकिन सराहने के बाद वो चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हम्म, बात वो क्या करना चाहते हैं? वो यही पूछना चाहते हैं कि मैं जॉन से कैसे मिला? हाँ उदास क्यों हो? मैं उदा मैं या ये मैंने गज़ल इस फ़ील में गा दी थी मैंने। हम्म, लोग ये भी समझते हैं कि शायद ये बहुत कोई बड़ी चीज़ है एक आर्टिस्ट के लिए कि यार ये कैसे बना दी थी। मेरे ख़्याल में आर्टिस्ट के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। ये हाँ कंपोज़िशंस बनाना, ये लोग समझते होंगे कि यार ये कितनी मुश्किल चीज़ होगी, ये कैसे मैंने बना दी होगी। एक आर्टिस्ट के लिए ये चीज़ मुश्किल नहीं होती, उसके लिए 10-15 मिनट की बात होती अच्छा एक खास बात जो मुझे नज़र आती है, मेरा ये ज़ाती सवाल है आपसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना टैलेंट आपके पास है या जो एक खास आपके पास प्रोडक्ट है तो उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि आप अंडररेटेड हैं? है। ये अंडररेटेड लोग कहते हैं, मैं कभी नहीं समझा। अंडररेटेड तो तब होगा जब मैं किसी चीज़ के लिए अप्लाई करूँगा, मैं कोशिश करूँगा किसी चीज़ या को कोई हासिल। मेयार सेट होगा? हाँ, मैं किसी चीज़ को हासिल करने की कोशिश करूँगा और वो नहीं मिल पाएगी, हम्म, तो फिर इस चीज़ की बात की जाएगी ना। मैं कभी नहीं समझता कि मैं अंडररेटेड हूँ, या मैंने कभी कोशिश ही नहीं की, मतलब मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहूँ तो मैं आज कॉन्सर्ट कर सकता हूँ, गिग कर सकता हूँ मुख्तलिफ शहर के अंदर, और कहीं नहीं तो लाहौर के अंदर कर सकता हूँ, कराची के अंदर कर सकता हूँ। यहाँ पे एक बड़ा हल्का अहबाब मौजूद है, लेकिन मुझे ये नहीं करना। मुझे मतलब आपने इसको एज अ प्रोफेशन बनाया ही नहीं? नहीं बनाया बिल्कुल। मैं इसको एक यूँ समझ लें कि ये मेरी उदासी निकालने का ज़रिया है, या मेरे लिए है। मैं अपनी फ़ील के लिए, मतलब आज भी जब कभी मैं पहले भी कभी लाइव ब्रॉडकास्ट करता था तो लोग आते थे कि यार ये फलां गज़ल सुनाओ, तो मैं कहता था अभी मैं क्यों सुनाऊँ? मैं तो वो सुनाऊँगा जो मैं सुनाऊँगा, जो मुझे सुनो ना यार, हाँ ये भी मैं मेरी क्या बात कहना है। चाहता हूँ मुझे सुनो। तो हाँ ये यही जो मेरा माइंडसेट है पहले दिन से रहा, कि मैंने इस चीज़ को कभी खातिर ख़ां नहीं लाया कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। मैंने यही कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने हम्म, जॉन की गज़लों को, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये मतलब यूँ कह लें कि ये मेरे अपने बच्चे, ये मेरी चीज़ें हैं। लोग ये जिन दिनों मैं जॉन की गज़लें बनाता था, हम्म, उन दिनों लोग मुख्तलिफ ये कवर्स का बहुत ज़्यादा रुझान था हम्म, कि लोग कवर्स करके एकदम से ऊपर हाइप क्रिएट होती थी, निकल जाते हम्म, थे। उससे मेरे करीबी लोगों ने, जो मैं मिडी लेके बैठा होता था, सारी-सारी रात लेके बैठा होता था, कुछ कंपोज़िशंस बनाता था। हम्म, लोग मुझसे कहते थे कि यार तुम भी ये कोई कवर्स वगैरह को, ये तुम क्या जॉन को ये स्लो सी चीज़ें गाते रहते हो। तो मैं मुस्कुरा देता था, मतलब कि मुझे मालूम था कि यार ये जो मैं चीज़ें आज कर रहा हूँ इसका मुझे जो अ, रिज़ल्ट मिलेगा ये 5-7 साल बाद है। क्योंकि हम्म, मेरी ख़्वाहिश थी, एक एक तो जॉन फैले, दूसरा कि कहीं न कहीं जब जॉन मशहूर होगा कभी, तो वो कहीं न कहीं किनारे पे किसी मेरा भी कहीं नाम आ जाए। तो हम्म, उसपे मैं काफ़ी हद तक कामयाब, मतलब कि मैं मुतमिन हूँ कि यार ऐसा मैं करने में कामयाब हूँ। कि आज अगर अगर आज
ज़िंदगी का सफ़र या मेरी मौसीकी का सफ़र ख़त्म हो जाता तो मेरे ख्याल में ये मुकम्मल है। जितनी सही। गज़लें मैंने गा दी ये मुकम्मल है। क्योंकि एक दौर है ट्रेंडिंग का, हुँ। ठीक है, कि हर हफ्ते हर नए दिन एक नया ट्रेंड आता है सामने। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रेंडिंग है इससे कहीं न कहीं जो शायरी की असल रूह है या फिर मौसीकी की असल रूह है वो मुतासिर होगी? ट्रेंड के बारे में जो मेरी राय है, मैं समझता हूँ कि ट्रेंड आर्टिस्ट की मौत है। जो अच्छा। शख्स ट्रेंड से ऊपर निकल जाता है, मेरे ख्याल में उसकी मौत पाक जाती है। खुद आर्टिस्ट अंदर से ख़त्म हो जाता है। वो फिर कमर्शियल्स हुँ। इस तरफ निकल जाता है कि या उसकी अपनी खुद की जो फ़ील है या खुद की सोच, यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मैं अपनी गायकी को लेके आगे निकल नहीं पाता। इसीलिए कि जैसे ही मैं इसको लेके आगे निकलूँगा तो मुझे ही अपनी बाउंड्रीज़ तोड़नी पड़ेंगी। तो हैदर भाई, क्या आप ये समझते हैं कि वो लोग, वो सिंगर्स जिन्होंने पूरी-पूरी टीम्स हायर की हुई हैं, एजेंसीज़ हायर की हुई हैं उनकी हुँ। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए, फिर उनकी उनकी आप कह लें कि पीआर के लिए, क्या वो गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी वो अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक। किसी को गलत कहना तो मुराद है नहीं यहाँ पे। मेरे कहने से मुराद बस ये है कि मैं एक वो काम करना चाहता हूँ कि कल जिसको मैं आज से 20 साल बाद जाके ऑन कर सकूँ, यार ये मेरा अगर मेरी बात की जाए तो मुझे जो आपके ट्रैक्स में से सबसे ज़्यादा पसंद है वो इजाज़त पसंद है। मेरा जो आपसे तारुफ़ था वो था ही इजाज़त की वजह से। तो आपका ऐसा कौन-सा ट्रैक है जो आपको पसंद है या आप समझते हैं कि यार ये वो ट्रैक था जो टर्निंग पॉइंट था आपके लिए? ये सवाल बड़ा अच्छा किया आपने और मैं इसके बारे में शायद कभी बता ना पाता। अच्छा। अगर मैं यहाँ पे पॉडकास्ट पे आता ना, लोग जो सुनेंगे तो काफ़ी हैरान होंगे कि जो इजाज़त ट्रैक था, वो एक रफ़ ट्रैक। अच्छा। हाँ, ये एक रफ़ ट्रैक था। नूरेज़ मुनीर मैंने इसकी कंपोज़िशन तैयार की और इसको हमने जब स्टूडियो में इसको मतलब मैंने नूरेज़ मुनीर से बात की और मैंने कहा कि यार मैं एक ट्रैक बनाना चाहता हूँ, इसमें तबला और हारमोनियम हो। हुँ। तो उन्होंने बीट्स वगैरह लगाई 5 मिनट के अंदर, उन्होंने कहा ठीक है, ये अच्छा है। वहाँ पे मैंने इजाज़त की कंपोज़िशन को फिट कर दिया। मैं वोकल बूथ के अंदर गया। वोकल बूथ के अंदर जाके मैंने वन टेक में मैंने ये कर ली, क्योंकि हमने ये सोच वोकल रखा दे है कि दिया। हम इसको ट्राई कर रहे हैं कि कैसा हुँ। फ़ील होता है। मैंने वन टेक में वोकल कर दिया। वोकल देने के बाद जैसे हम बाहर आए तो मैंने हुँ। और उसने खुद नरेश मुनि ने दोनों ने ये बात महसूस की कि यार ट्रैक ये कोई अच्छा ट्रैक नहीं है। इसका मेरा वोकल बहुत हाई पिच पे है, जो वोकल मेरा मज़ा पड़ नहीं रहा है आया? वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया मेरी तरफ से भी और नरेश मुनि की तरफ। अच्छा, इजाज़त हाँ, को पहले रिजेक्ट कर दिया गया? यस, यस, वो 3.5 मिनट का ट्रैक है ही इसी वजह से, क्योंकि वो वन टेक में हुआ था। वो वन टेक हुआ था और वो हाँ। इतना ही, क्योंकि अच्छा, मुझे वो जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं कि वो एक गाइड ट्रैक है। हाँ, वो ये समझते हैं कि शायद वो ये समझते हैं कि लोग सवाल पूछते भी हैं कि यार ये ट्रैक जो है मुकम्मल क्यों नहीं गाया गया? हाँ। लेकिन लोगों को ये बात नहीं पता, कोई एक रफ ट्रैक था। तो वो फिर अपलोड किस तरह हुआ या क्या? वो एक जब क्योंकि उस दिन जब ये इजाज़त ट्रैक रिकॉर्ड हुआ था, उस दिन वो तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा कोई ट्रैक मुझे कुछ अच्छी तरह से याद नहीं कौन-सा ट्रैक था, वो रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद नुरेज़ ने दोनों ट्रैक मुझे दे दी कि यार ये भी सुन लो, हुँ। रफ शायद इसमें कोई चेंजेस करनी पड़े तो मैं दे देता हूँ। वो रफ ट्रैक था, उसके बाद वो मेरे पास पड़ा मेरी गैलरी में, मतलब 2 साल तक मेरी गैलरी के अंदर पड़ा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो रिजेक्ट ट्रैक था। फिर एक दोस्त है मेरे फहद, जो मेरे यूट्यूब मैनेज करते हैं जी। और मेरे जो पेज है यूट्यूब का, ये हुँ। वही रन करते थे और वही इसको थोड़ा सा बूस्ट कर गए। उनकी बड़ी मेहनत थी इसके ऊपर। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि यार, क्योंकि मैं बहुत काहिल हूँ ट्रैक के मामले में, काम करने के मामले में बहुत स्लो स्लो काम करता हूँ, जब दिल करता गा लेता हूँ। 3-3 4-4 6-6 महीने ट्रैक ही कोई अपडेट नहीं होता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार कुछ चीज़ें पड़ी है, अगर आपके पास कोई रफ चीज़ें पड़ी हैं जो आपने खुद अपने, हाँ, कुछ कंटेंट तो हाँ, जाए। कंटेंट तो देना जो मैं अपडेट करूँ। हाँ। तो उसपे मैंने वो सारा जो कुछ मेरे पास था वो मैंने उनको भेज दिया। उसपे वो इजाज़त ट्रैक भी चला गया। तो हाँ। जैसे उनके पास पहुँचा, उन्होंने सबसे पहले पूछा कि यार ये ट्रैक इजाज़त जो है ये कहाँ से है? मैंने कहा बोला यार ये तो गलती से चला गया, ये तो रफ ट्रैक है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक। उन्होंने वो वेरी नेक्स्ट डे जो है उसको अपलोड कर दिया। और ओह! जैसे ही अपलोड किया तो वो एक एक मतलब वायरल हो गया। वायरल हो गया, ऐसे कि लोग मेरे इनबॉक्स में आना शुरू हो गए कि ये क्या गा दिया है, ये क्या? मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि यार ये जिसको क्या मैं फ़र्क समझ रहा था या जिसको हमने नकारा समझ रहा रिजेक्ट किया था। मतलब बात करने का मुराद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो था। आप हाँ। जिसको रिजेक्ट कर रहे होते हैं, जो समझते हैं कि यार हाँ। ये शायद उस काबिल नहीं है कि पब्लिक होनी चाहिए, लेकिन वो जेन्युइनली लोगों को पसंद आती हैं। आज वही ट्रैक है जो 3.5 मिनट का है और जिसकी सबसे बड़ी रीच है, जिसने मैं समझता हूँ मुझे बनाया। बहुत सारे लोग जो मुझे पहचानते हैं वो ज़्यादा ट्रैक की वजह से जानते हैं, जिनमें आप भी हुँ। हैं। आप भी जब मेरे साथ पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी, हुँ।
तो आपने मेरा इजाज़त ट्रैक ही हाँ सुना जी, था। ऐसी है। तो इजाज़त ट्रैक की कहानी ये है। बाकी आपका जो सवाल था कि मुझे पर्सनली कौन-सा ट्रैक जो मुझे पसंद है, तो लोगों को तो इजाज़त ट्रैक पसंद है, गुमान ट्रैक पसंद है और दीगर बहुत सारे ट्रैक पसंद है, जो मुझे पर्सनली फारहा ट्रैक बहुत पसंद है। फारिया। हाँ, जो मेरे दिल के बहुत करीब मतलब ये वाहिद ट्रैक है। मैंने अपना कोई ट्रैक जब मास्टर होने के बाद मुझे नहीं लगता कभी मैंने सुना हो। ये वाहिद ट्रैक है जो अक्सर मैं सुनता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आप मंज़र से गायब हैं और क्या चल रहा है लाइफ़ में? क्या फ्यूचर के प्लान हैं? कोई गाना भी नहीं आ रहा। है। हाँ, कह सकते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, तो मैं कहूँगा वक़्त की कमी। अच्छा। वक़्त नहीं है। हाँ, दिन-ब-दिन मसरूफ़ियत ज़ाहिर बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मुझसे कोई भी पूछता है कि यार गाने क्यों नहीं आ रहे, जॉन की ग़ज़लें क्यों नहीं आ रही? तो मेरा जवाब एक ही होता है, यार हमने जॉन के अलावा तो कुछ गाना नहीं है। हुँ। तो मैं तो कहता हूँ मैं बूढ़ा भी हो जाऊँगा भाई जॉन को गाएँगे, जब तक आवाज़ है। क्योंकि बाय प्रोफ़ेशन नहीं है, ये शौक के लिए गाते हैं, ये अपनी तस्कीन के लिए गाते हैं, तो ये गाते रहेंगे। लेकिन ये गैप्स बीच में आते हैं, बीच में बन जाते हैं। अच्छा, बड़े सॉरी, आप कंप्लीट करिए। हाँ, गैप्स बीच में आते हैं, फिर ये फिल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट पड़े नहीं है, बहुत सारे ट्रैक पड़े हुए हैं, लेकिन वो इस हवाले से रुके हैं कि कुछ वीडियोज़ के मामले की वजह से रुक जाते हैं, कुछ अपनी काहली, कुछ म्यूज़िक के हवाले से रुक जाते हैं। लेकिन ये है कि वो आ जाएँगे, फिर मैं गायब हो जाऊँगा, फिर सामने आ जाऊँगा, तो ये तो आना-जाना लगा रहेगा। अगर देखा जाए ज़माना नौ के जो शायर हैं, उनमें आपको कौन पसंद है? कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा नाम जिसको सुनते हों या पढ़ते हों? आजकल में तो हाफ़ी, हाफ़ी मुझे बहुत पसंद है। हाफ़ी की ग़ज़लियात नहीं कह सकते, ठीक है, हाफ़ी की नज़्में बहुत पसंद हैं। मतलब कि अच्छा। जॉन के बाद अगर मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को पढ़ा भी नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मुतासिर किया, हाँ जो जी। मतलब हाफ़ी की नज़्मों ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। वो एक ऐसी चीज़ है, जिनको मैं दिन भर सुन सकता हूँ। अच्छा। हाँ, हाफ़ी की नज़्में यूट्यूब पे लगा के मैं दिन भर सुन सकता हूँ। उसकी क्या नज़्मों से क्या बहुत ऐसी मोहब्बत ख़ास बात है या एक अलग ही ख़्याल है उसके, मतलब कि बहुत डिफरेंट किस्म के ख़्याल है। मैं सोचता हूँ यार ये कहाँ से ख़्याल लेके आया? और हाँ, जैसे एक फ़्लो है उसमें, फ़्लो है, रवानी है, ख़्याल बहुत अंदाज़े खूबसूरत बयाँ। है, तो वो टिपिकल किस्म का ख़्याल नहीं है। वो वही चीज़ें हैं जो एक्चुअली में हम फ़ील करते हैं जब हम सोचते हैं। हाँ। हाफ़ी भी नज़्मों में वो चीज़ें बयान कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरती से, और वो इतनी खूबसूरती से फ़्लो के अंदर बयान करता है कि कभी-कभी मैं देख के रह जाता हूँ, कि यार ये क्या है? मैंने तो बल्कि जब उनसे मुलाकात की तो उनसे कहा था कि यार मैं आपकी नज़्मों को बहुत हुँ। पढ़ता हूँ। तो वो बहुत बहुत अच्छी नज़्म। उनकी नज़्मों में कहीं न कहीं वक़्त, बादल, हवा, हाँ। फिर रीजन्स की बात और फिर कहकशाओं की बातें, हुँ। फिर अलग-अलग मिथ्स, हर चीज़ शामिल है और क्या नाम है, एक महबूब के साथ एक अलग ही आप कह लें कैफ़ियत है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आगे क्या नाम है, जिस तरह आपने बताया कि जॉन के बाद अगर आपको कोई शख्स ने किसी शख्स ने इम्प्रेस किया तो वो हाफ़ी हैं, हुँ, तहज़ीब हाफ़ी। हुँ। तो उनकी ग़ज़लियात या नज़्मों को आपका इरादा है कंपोज़ करने का या क्या समझते हैं? कंपोज़ हाँ, मैंने की। जैसे तितली एक नज़्म थी जो उनकी मैंने कंपोज़ की, वो आप ही ने बल्कि उसको पिक्चराइज़ किया था बड़ी अच्छी तरह से। वो एक नज़्म है, उसके अलावा ग़ज़ल के बारे में मतलब वो मेरे साथ ये चीज़ें कुछ जो फ़ील के अंदर आ जाए। हुँ। बाकी 2-3 ग़ज़लें ज़रूर हैं, 2-3 ग़ज़लें ज़रूर हैं जो उनकी पाइपलाइन में मौजूद है कि मैं चाहता हूँ कि उनको हुँ। गाऊँ और निभाऊँ। मैं मैं हूँगा, मैं हट के भी मैं अपने अलावा भी चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, उनमें से कोई एक जो है वो उसको निभाए और अच्छी तरह निभाए। तो आखिरी सवाल हुँ। कि आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके कैसा लगा और इसके बारे में ये कैसी मेरे लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस बहुत नया था। मैं बहुत दूर भागता हूँ इन सब चीज़ों से, हाँ। बहुत ज़्यादा। मैं आप ये प्रोफ़ाइल पे भी आप देख लें, लोगों की नज़र में एक बड़े खामोश किस्म का इंसान हूँ जो अपने काम से काम करता है, और ये बात हुँ। बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है, बहुत हुँ। ज़्यादा ताल्लुकात पसंद नहीं है। मैं बहुत महदूद लोगों के अंदर रहने वाला शख्स या हुँ। अकेला रहने वाला शख्स हूँ। हुँ। कुछ ज़्यादा ताल्लुकात नहीं मेरे, तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर भागता हूँ। बहुत सारे लोग पहले इनवाइट करते हैं, यार आप आ जाइए, तो मैं हमेशा से अवॉइड करता हूँ कि यार मुझे ये सब हुँ। चीज़ें नहीं करनी। लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलें, और थैंक यू। बहुत शुक्रिया ध्रुवी आपका तशरीफ़ लाने का। आपका शुक्रिया और आपकी चाय का भी। थैंक यू ठीक सो है, मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।